अस्सलाम स्टूडेंट, दिस इज़ वीक 12 एंड हमारा ये क्लिप नंबर 1 है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। अच्छा, हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने ये देखा था कि हमने चैप्टर नंबर 9 यानी हमने पाइपलाइनिंग को हमने पढ़ना स्टार्ट किया था और हमने इंट्रोडक्टरी लेवल पर हमने पाइपलाइन को देखा था। ठीक हो गया। अच्छा, अब थोड़ा सा हम बताएं अभी तक हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर में कहाँ पर पहुँचे हैं। हमने सबसे पहले बेसिक डिजिटल सर्किट्स को स्टडी करना स्टार्ट किया और हमने देखा कि हम किसी भी डिजिटल सर्किट की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, फिर हमने क्या किया, हम लोगों ने हम मूव फॉरवर्ड किया, हमने एक बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर को स्टडी किया और देखा कि हमारे पास एक यूज़र प्रोग्राम जो है उसको उसके लिए एग्जीक्यूशन के लिए उसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनकी एग्जीक्यूशन के लिए क्या क्या हमारे पास चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जैसे रजिस्टर्स हो गए, मेमोरी हो गई, और हमारा वो जो यूज़र प्रोग्राम है कैसे एग्जीक्यूट होते हैं हमने वो देखा। फिर हमने फर्दर देखा कि कंट्रोल यूनिट हमारे पास कैसे काम करता है, माइक्रो प्रोग्राम बेस्ड कंट्रोल यूनिट में हमारे पास एग्जीक्यूशन कैसे होती है, हमारे मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को, हमारे प्रोसेसिंग को, उनको कैसे हैंडल करता है, तो वो हमने देखा। फिर हमने मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर्स को डिस्कस किया जिसमें इन द एंड हमने रिस्क को देखा। अब हमारा जो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं, अब हम अपनी प्रोसेसिंग की एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं और हमने ये देखा कि हमारे पास अगर हम पैरेलल प्रोसेसिंग करें तो हमारे पास क्या हो सकता है कि हम कम टाइम में ज़्यादा एफिशिएंटली इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और प्रोसेस कर सकते हैं, डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक हो गया। और हमने फिर एक टेक्निक देखी जिस टेक्निक का नाम था पाइपलाइनिंग। ठीक है, ये टेक्निक हमने लास्ट लेक्चर में देखा और हमने देखा कि हमारे पास पाइपलाइनिंग एक एफिशिएंट टेक्निक है जिसके ज़रिए हम पैरेलल प्रोसेसिंग क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। अच्छा, अब अभी वी आर स्टिल इन द इंट्रोडक्टरी फेज़ ऑफ पाइपलाइनिंग। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है हम पाइपलाइनिंग को मज़ीद बेहतर देखेंगे और आज के लेक्चर में हम दो इम्पॉर्टेंट पाइपलाइंस को डिस्कस करेंगे जिनमें एक है अरिथमेटिक पाइपलाइन और दूसरी है इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन। और फिर हम इन द एंड हम ये भी देखेंगे कि हमारे पास जो पाइपलाइन है उनमें मुख्तलिफ़ किस्म के कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट कैसे आते हैं और उनका क्या असर होता है, हमने वो देखना है। ठीक हो गया। हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जनरल कंसिडरेशन में यहाँ पर ये हमें डायग्राम एक नज़र आ रहा है। इसमें हमने ये देखना है कि हमारे पास पाइपलाइन में हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, दैट इज़ जिसे हम इंडिपेंडेंट सेगमेंट्स कहते हैं, इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स कहते हैं। तो ये यहाँ पर जो ये सेगमेंट्स हैं ये आपके पास आपको नज़र आ रहे हैं, S1 S2 S3। पाइपलाइन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि हमारे पास यहाँ पर हर सेगमेंट इंडिपेंडेंट होता है, यानी विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेसिंग, ऑल दो वो सिंक्रोनाइज्ड होता है मुख्तलिफ सेगमेंट्स के साथ, बट यहाँ पर जो सेगमेंट होता है उसका जो टास्क है प्रोसेसिंग का वो इंडिपेंडेंट होता है। जैसे आपको याद होगा हमारे पास जो लास्ट हमारे पास लेक्चर था उसमें हमने एक एग्जांपल दी थी जिसमें हमने बेवरेज बॉटल पैकिंग की हमने बात की थी, जहाँ मशरूब पैक होते हैं। तो वहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ सेगमेंट थे, जैसे फॉर एग्जांपल एक सेगमेंट था जो बेवरेज को फिल करता था बॉटल के अंदर, दूसरा बॉटल के ऊपर कैप लगाता था, तीसरा बॉटल के ऊपर लेबल लगाता था और चौथा जो था वो कार्टन में पैक कर लेता था। यानी हर सेगमेंट के इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो यहाँ पर भी हम वही बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास इंडिपेंडेंट होगा हमारे पास हर सेगमेंट। ठीक है, और यहाँ पर ये आपको R1 R2 R3 नज़र आ रही हैं। ये बेसिकली आपके पास रजिस्टर्स हैं जो आपके पास सेगमेंट से एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में जाने के लिए जो हमारे पास प्रोसेस्ड वैल्यू होगी उसको टेम्प्रेरी तौर पर होल्ड करेगा, यानी इंटरमीडिएट वैल्यू को यहाँ पर बफर किया जाएगा, होल्ड किया जाएगा। ठीक है, ताकि जब हमारे पास सेगमेंट नेक्स्ट सेगमेंट तैयार हो तो ये वैल्यू उसको दी जा सके। ठीक है, सिमिलरली जब नेक्स्ट सेगमेंट तैयार हो तो ये वैल्यू उसको दी जाए। तो इस तरह हमारे पास स्टेप बाय स्टेप हमारे पास प्रोसेसिंग होगी। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर जैसे हमने ये 4 सेगमेंट पाइपलाइन को देखा और अभी हमने यहाँ पर ये नहीं बताया कि ये पाइपलाइन हम किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास ये हमने देखा कि हमारे पास हर सेगमेंट इंडिपेंडेंट होता है। हमने स्पेस डायग्राम लास्ट टाइम भी देखा था और हम अब दोबारा देख रहे हैं। ये हमारा जो स्पेस टाइम डायग्राम है इसकी ख़ास बात होती है, ये क्या बताता है कि आपको ये विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेसिंग एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये दोनों चीज़ें बताता है, यानी स्पेस कितनी ऑक्यूपाई हो रही है और हमारे पास टाइम क्या है उसको बता रहे हैं। यहाँ पर जो हम स्पेस की बात कर रहे हैं, हम सेगमेंट्स की बात कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर कहा हमारे पास 4 सेगमेंट्स हैं, तो हम यहाँ पर जो हमारा रोज़ हैं वो हमारे क्या बता रहे हैं, सेगमेंट्स बता रहे हैं। ये हमारे पास 4 क्या आ गए हैं, सेगमेंट्स आ गए हैं।
और फिर हमारे पास क्या है, टाइम। हमारे पास हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास जो क्लॉक है, जो हमारे पास मेन क्लॉक है हमारे पास प्रोसेसर की, वो हमारे पास एक टाइम यूनिट में एक प्रोसेसिंग यूनिट हो रहा है। ये बेसिकली टी जो है हमारे पास टास्क है, ठीक है। तो हमारे पास कितने टोटल टास्क हैं, हमारे पास 6 टास्क हैं, और हम अज्यूम कर रहे हैं फ़िलहाल फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी कि हमारे पास एक टास्क जो है वो एक क्लॉक ले रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास स्पेस टाइम डायग्राम कैसे हमें बताता है कि हमारे पास पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही है और वो कैसे काम करेगा। तो हम ज़रा स्पेस टाइम डायग्राम को स्टडी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सेगमेंट्स। टी जो है हमारे पास टास्क हैं एंड वी हैव 6 टास्क, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास जब क्लॉक यूनिट 1 होती है सिस्टम की, क्लॉक यूनिट 1 ये आपको नज़र आ रही है क्लॉक यूनिट 1, तो हमारे पास टास्क 1 जो होगा वो सेगमेंट नंबर 1 पे होगा। क्लियर हो गया। अच्छा, जब हमारे पास ये टाइम यूनिट 1 एक्सपायर होगा तो हमारे पास जो टास्क 1 होगा ये हमारे पास सेगमेंट नंबर 2 में चला जाएगा, पाइपलाइनिंग, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है। जब हमारे पास, हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास एक टाइम यूनिट में एक टास्क एक सेगमेंट से प्रोसेस हो जाता है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास एक टास्क जो है वो वन टाइम यूनिट में एक सेगमेंट से प्रोसेस हो जाता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। अगर रियलिस्टिकली स्पीकिंग ऐसा पॉसिबल नहीं होता, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम यही कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये कहा कि T1 यहाँ से यहाँ तक जाएगा जब हमारे पास एक टाइम यूनिट होगा। तो हमारे पास T1 जो है, जैसे ही टाइम T1 एक्सपायर होगा, सॉरी ये क्लॉक 1 एक्सपायर होगी, तो हमारे पास क्लॉक 2 स्टार्ट होगी। जब क्लॉक 2 स्टार्ट होगी तो हमारा टास्क 1 कहाँ पर चला जाएगा, सेगमेंट नंबर 2 में चला जाएगा। देखिए आपको नज़र आ रही है, आपके पास सेगमेंट नंबर 2 में चला जाएगा। लेकिन जब ये हमारे पास सेगमेंट नंबर 2 में जाएगा तो हमारे पास सेगमेंट नंबर फ्री हो जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, टास्क T2 आ जाएगा। ये बात हमें समझ आ गई। अच्छा, अब जैसे हमारे पास क्लॉक 2 एक्सपायर होगी तो हमारे पास क्लॉक क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। जैसे ही क्लॉक 3 आ जाएगी तो हमारे सेगमेंट नंबर 2 ने जो हमारे टास्क 1 पे काम करना था, प्रोसेसिंग करनी थी, वो प्रोसेसिंग कर ली होगी, और फिर हमारा जो टास्क 1 है वो सेगमेंट नंबर 3 में चला जाएगा। टास्क 2 जो है वो सेगमेंट नंबर 2 में चला जाएगा, हमारे पास सेगमेंट नंबर 1 वैकेंट होगा, और हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये सेगमेंट नंबर 1 में आ जाएगा। अगर हम क्लॉक 2 में देखें तो हमारे पास पार्शल हमारे पास पैरेलल प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है, क्योंकि यहाँ पर दो सेगमेंट्स एट द सेम टाइम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड पैरेलल प्रोसेसिंग, एंड व्हाट वी आर डूइंग, वी आर अचीविंग दिस पैरेलल प्रोसेसिंग विद द हेल्प ऑफ पाइपलाइन। तो हमारे पास विद द हेल्प ऑफ पाइपलाइन हम पैरेलल प्रोसेसिंग को अचीव कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास पैरेलल प्रोसेसिंग और भी मज़ीद बढ़ गई है, क्योंकि हम यहाँ पर क्लॉक 3 में अब हमारे पास 3 टास्क प्रोसेस हो रहे हैं, ऑल दो तीनों टास्क पर डिफरेंट प्रोसेसिंग यूनिट काम कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे पास ये क्लॉक 3 एक्सपायर होगी तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास T1 पे जो सेगमेंट नंबर 3 ने काम करना था वो हो गया, वो T1 अब सेगमेंट 4 पे चला जाएगा। T2 पे भी प्रोसेसिंग हो गई होगी सेगमेंट 2 की, अब वो सेगमेंट 3 की तरफ चला गया। T3 पे भी सेगमेंट 1 की प्रोसेसिंग होगी, अब वो T2 पे चला गया, सेगमेंट नंबर 2 पे चला गया। सिमिलरली सेगमेंट नंबर 1 क्या हो गया, वैकेंट हो गया, तो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर क्लॉक 4 से हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम पैरेलल प्रोसेसिंग की तरफ चले गए, यानी अब हमारे पास हमारे सिस्टम की जितनी फुल कैपेबिलिटी थी उसमें हम पैरेलल प्रोसेसिंग कर रहे हैं, यानी हम T1 पे भी काम कर रहे हैं, हम T2 पे भी काम कर रहे हैं, हम T3 पे भी काम कर रहे हैं, और हम T4 पे भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज़ वेयर हम अपने हम पैरेलल प्रोसेसिंग हमने अचीव कर ली, और ये हम पैरेलल प्रोसेसिंग अचीव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पाइपलाइन। सिमिलरली ये चीज़ अब चलती जाएगी। अब T1 यहाँ पर आपके पास क्या हो गया है, कम्प्लीटली प्रोसेस हो जाएगा और ये तैयार हो जाएगा जो भी इस पर प्रोसेसिंग थी, और अब T2 नेक्स्ट क्लॉक में ये आ गया। सिमिलरली ये चलता जाएगा। हमारे पास टोटल जो क्या थे टास्क थे वो कितने थे, 6 थे। तो ये 6 टास्क हमारे पास ये 9 क्लॉक्स में प्रोसेस हो गए। अच्छा, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात जो है वो यहाँ पर ये है कि हमारे पास जो हमारे पास पहला टास्क था, इसने बाकी तमाम टास्क से ज़्यादा टाइम लिया विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेसिंग। कैसे, अगर आप ये स्पेस टाइम डायग्राम देखें तो यहाँ पर हमारा जो T1 था, इसको प्रोसेस होने में कितनी क्लॉक्स लगी, 4 क्लॉक्स लगी। लेकिन इसके बाद जितने भी आपके टास्क प्रोसेस हुए हैं, कम्प्लीटली प्रोसेस हुए हैं, उसको एक टाइम यूनिट लगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो T1 था उसे 4 क्लॉक्स लगी, लेकिन हमारे पास जो T2 था
उसको एक क्लॉक लगी। सिमिलरली उसके बाद T3 को एक क्लॉक लगी, T4 को एक क्लॉक लगी, और फिर जितने भी आ रहे थे उनको एक एक क्लॉक लगी विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ठीक है, देख लें 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, यानी हर एक के बाद हमें एक एक क्लॉक लगी। और इसको हम टाइम स्पेस डायग्राम इसलिए भी कह रहे हैं, अगर पहले आपको समझ ना आई हो, ये हमें ये भी बताता जा रहा है कि कौन सा सेगमेंट क्या क्या काम करता जा रहा है, और साथ साथ ये भी हमें टाइम भी बताता जा रहा है। इसलिए हम इसे टाइम स्पेस डायग्राम कहते हैं, बिकॉज ये दोनों चीज़ों को हैंडल करता है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास क्लिप नंबर 1 हमारा वीक 12 का कंप्लीट होता है सीए का। हम स्पीड अप रेशो एक कॉन्सेप्ट है विच इज़ एसोसिएटेड विद द पाइपलाइन, हम इसे क्लिप नंबर 2 में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।